नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बीते 24 घंटे बहुत अहम रहे क्योंकि दुनिया को यह इंतजार था कि पश्चिम एशिया का युद्ध खत्म हो जाएगा। जिन हालातों में पूरी दुनिया इस वक्त फंसी हुई है, क्योंकि ईरान, अमेरिका, इजराइल ने जिन परिस्थितियों में इस युद्ध की शुरुआत की और उसके बाद जो हालात बने, घर घर तक उसकी आंच पहुंच गई है, दुनिया के हर देश तक आंच पहुंच गई है। लेकिन जो उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल अब वॉशिंगटन लौट गया है और वार्ता की अगुवाई कर रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इस्लामाबाद छोड़ने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 21 घंटे मैराथन चली, लेकिन बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकला, बातचीत बेनतीजा रही। वैंस ने इस बीच धमकी भरे लहजे में यह भी कहा कि ये ईरान के लिए बुरा है, बातचीत का बेनतीजा होना ईरान के पक्ष में नहीं होगा, और इस बीच वापस लौट गए इस प्रेस ब्रीफ के बाद। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जिस दौरान ये 21 घंटे लंबी मैराथन चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 12 बार बात हुई है। अब एक तरफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर है, लेकिन हमले लेबनान में जारी हैं। इस बीच हॉर्मुज से भी खबरें आ रही थी। तो इन सब पर एनालिसिस आपको हम आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जेडी वैंस का स्टेटमेंट सुनाते हैं। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. आइए सीधे चलते हैं इस वक्त न्यूज रूम, वहां से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए, पूरी खबर हमने अभी अपने दर्शकों को बताई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अपने देश वापस लौट गया है। उम्मीद तो बहुत कुछ थी इस बैठक में, क्या कुछ निकल कर आता है, कितनी गंभीरता से दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर पहुंचे, सवाल यह भी है। और सवाल यह है कि अब जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वापस लौट गया है, नतीजा कुछ निकला नहीं, तो क्या कोई सेकंड राउंड ऑफ टॉक संभव है? इसकी भी कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या यहां से टेक अवेज है राजीव? देखिए, अभी सब कुछ निर्भर करता है, ट्रंप पर निर्भर करता है। जब ट्रंप का जो पहला रिएक्शन इस पर आएगा, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बातचीत की उम्मीद बची हुई है। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखें तो अमेरिका और ईरान का एक साथ बैठकर, आमने सामने बैठकर जो समाधान की कोशिश करना, एक अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। जिस तरह से 40 दिन तक अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह से लड़ाई हुई, उसके बाद से ऐसा होना नामुमकिन लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और ईरान पर दुनिया भर का दबाव है कि आप इस युद्ध को खत्म कीजिए। न केवल ईरान पर दबाव है, अमेरिका पर भी दबाव है। अमेरिका के जो लोग जो वहां पर देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, वहां पर दबाव है। वहीं ईरान के देखिए तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो गई है, ईरान की ताकत भी काफी हद तक कम हुई है। और जो संदेश मिल रहा है, जो फिलर मिल रहा है, उससे लगता है कि आगे की तो बातचीत होगी। वैसे भी डिप्लोमेसी में कोई बातचीत 1 या 2 राउंड के बाद नहीं होती है। इजराइल और हमास के बीच में जो बातचीत हुई थी, वह याद कीजिए करीब 7 राउंड चली थी, उसके बाद ही सीज फायर हो पाया था। तो यहां भी उम्मीद है, और 22 तारीख तक तो वैसे भी चीज फायर है। जी बिल्कुल, ठीक है राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं जो इस बातचीत से क्या निकल कर आया है, दुनिया आगे किस दिशा में जाएगी, युद्ध की आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, इस पर हमें एक एनालिसिस देंगे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर सुरेश गोयल मौजूद हैं, हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच साहब आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप, प्रमीत मकोड़े साहब हैं, आप ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं, अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर असलम रिजवी हमारे साथ ईरान से लाइव जुड़ रहे हैं, और नोआम अशफाक साहब हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले शुरुआत यहां पर एम्बेसडर गोयल आपके साथ करूंगी। सर, मैं अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट गया है। राजीव जिस तरह से बता रहे थे कि अभी ये फर्स्ट राउंड है, बहुत संभव है कि आगे फिर शायद बातचीत अगली दिशा में जाए या कोई सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हो, लेकिन अभी के टेक अवेज क्या है सर आपकी नजर में? 3 पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए, पहले तो ये है कि जिस तरह से जो अमेरिका की और ईरान की पोजीशंस थी, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पोजीशंस एक राउंड की बातचीत के बाद उनमें कोई संभावना हो कि मिल जाए या एक तरह से उनमें कंप्रोमाइज हो जाए। ये तो संभावना किसी को भी नहीं लग रही थी। तो मैं ये कहूंगा कि ये बातचीत कहा जाए कि फेल हुई है, फेल नहीं हुई है, लेकिन पहले फेज की पहला राउंड जो है
इसमें जो उम्मीदें थी उससे कम उम्मीद से बातचीत हुई है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा है कि अगले राउंड में नहीं मुलाकात होगी या कब करनी नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला राउंड होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज जो थी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात हो रही थी, और मेरा ख्याल है न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान अपनी सिक्योरिटी से अलग करके नहीं देखेगा। ईरान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए काफी सारी डिमांड रखी है, गारंटी भी चाहिए। तो ये दूसरा बिंदु है जिसके ऊपर काफी सोच विचार की जरूरत पड़ेगी यूएसए को, और वो भी एक राउंड में, इस राउंड में संभव नहीं था कि बातचीत पूरी हो पाए। और तीसरी चीज ये है कि वो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो वॉर चल रही है ईरान में, ये खाली यूएसए ईरान की वॉर नहीं है, इसमें इजराइल भी शामिल है। Absolute. और पाकिस्तान में ऑब्वियसली इजराइल नहीं आ सकता है, उनके वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इजराइल को शामिल करने की कोशिश की जाएगी, चाहे उसके लिए उनको उसका वेन्यू कुछ चेंज करके ऐसा करना पड़े जहां पर कि इजराइल शामिल हो पाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आपका, और इसीलिए मैं सीधे पाकिस्तान का ही रुख कर लेती हूँ। और जितने दर्शक इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर जुड़े हुए हैं, आप देखिए हमारे साथ ईरान से, पाकिस्तान से गेस्ट इस वक्त लाइव हैं, यूएसए से गेस्ट लाइव हैं, और हमारी भी कोशिश ये है कि दुनिया के जो इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट्स है वहां की नर्व क्या है एग्जैक्टली वो इस वक्त आपको हम बताएं। तो अशफाक साहब, आपसे मेरा सवाल है, पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? जो एम्बेसडर गोयल ने भी अभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठाया कि आप ईरान और अमेरिका को तो बातचीत की टेबल पर ले आए, लेकिन इजराइल के बिना ये बातचीत कैसे कंप्लीट मानी जा सकती है? और पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जो परिस्थितियां हैं वो दुनिया के सामने जग जाहिर हैं। तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होगा क्या आगे? क्या कोई अलग वेन्यू चुना जाएगा? लेकिन इजराइल को कैसे बातचीत की टेबल में लाया जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इजराइल को टेबल टॉक पे लाए। पाकिस्तान डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अमेरिका से, और कोई रिजर्वेशन होती हैं तो अमेरिका के लिए कन्वे की जाती हैं। इजराइल का तो इन टॉक्स में आना इट इज नियरली इम्पॉसिबल इवन इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन आज एक अच्छा स्टार्ट हो गया है ईरानियन साइड और अमेरिकन साइड इस्लामाबाद में बैठी, और उम्मीद की जा सकती है कि डायलॉग कंटिन्यू रहेगा। डायलॉग इनिशिएट हो गया है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को बैठाया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि ईरानियन डेलीगेशन रिलक्टेंट है इस्लामाबाद आने के लिए। पाकिस्तान ने तमाम रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया, चाइना और दूसरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको एतमाद में लेके एटलीस्ट जो है ना बातचीत का माहौल बना दिया है। और अब लग यही रहा है कि क्योंकि सीज फायर अभी इंटेक्ट है, अभी एक वीक से जायद का टाइम है, तो बातचीत जारी रहेगी। बातचीत अब लगता नहीं है कि रुकेगी। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बातचीत जारी रहेगी। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दूं, इस्लामाबाद से ईरानी डेलीगेशन भी ईरान के लिए वापस रवाना हो गया है। वो भी वहां से लौट गए। अमेरिकी डेलीगेशन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडी वैंस साहब ने की और उसके बाद वो लौट गए वापस, और अब ईरानी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद से रवाना हो गया। सीधे ईरान से हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, असलम रिजवी साहब। प्रोफेसर रिजवी, आपसे मेरा सवाल सर ये, देखिए जेडी वैंस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि युद्ध का रुकना ईरान के लिए जरूरी है, ईरान के पक्ष में है, किस तरह से ईरान इस स्टेटमेंट को लेता है? अभी आपके देश में, आपकी धरती पर इस बातचीत के बाद एनालिसिस क्या चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट में बैठे हुए हमारे मोहतरम मेहमानों को मैं सलाम करता हूं। देखिए, ये जो वार्ता शुरू हुई, उससे पहले अमेरिका ने जो चाल चली, उससे ईरान में सब लोग बहुत नाराज हैं। फॉर एग्जांपल, कल आपने देखा कि एक तरफ वार्ता भी शुरू हुई और मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकन फौजी और मरीन्स जो हैं दाखिल हुए। अगर अमेरिका सुलह चाहता था, पीस चाहता था, तो उसको फौज उतारने की जरूरत क्यों थी? ये सबका सवाल है, और ये सवाल बहुत वाजिब है। ये अमेरिका की जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये इससे ईरान में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि पहले आप फौज उतारते हैं ईरान को डराने के लिए, यानी आप ये चाहते हैं कि आपकी बात ईरान माने, तो फिर टॉक करने की जरूरत क्या थी? इसलिए कल ही ये बात समझ में आ गई थी कि जो इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है वो शायद कामयाब ना हो सके। अब ये मुमकिन है कि
इसके बाद दूसरी ठीक है जो सर, लौट रही हूँ आपके पास। बातचीत थोड़ा होगी, सा आपके स्क्रीन में सर ईरान इशू हो रहा का है, एक लौट रही हूँ बहुत आपके अच्छा पास। प्रमीत मकोड़े जी, सर बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के गेस्ट जो कह रहे हैं कि अमेरिका का इंटेंट क्या है। बेशक जेडी वैंस ये कहते हैं कि ईरान के हित में होगा अगर युद्ध रुकता है, और अगर युद्ध नहीं रुकता तो ईरान तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से जब ये आवाज आती है कि एक तरफ आप बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना तो लेबनान में हमले रुकते हैं, ना आप अपने सैन्य अभियान को कंप्लीटली रोकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये तो सर पहले भी हो चुका है ना। ओमान तो मीडिएटर था ही, पहले भी बातचीत चल ही रही थी, बातचीत की टेबल पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध शुरू कर दिया। तो कितना आपकी नियत को साफ समझा जाए, अमेरिका की नियत को साफ समझा जाए, ट्रंप साहब की नियत को ऑनेस्ट माना जाए, ये ईरान का डाउट है सर। प्रमित मकोले जी, अमेरिकन पैटर्न, ट्रंप साहब का पैटर्न, अमेरिका का पैटर्न और अमेरिकन की स्टाइल इज व्हाट वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि इट इज ऑफ डिटरेंस, देन डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड देन डी-एस्केलेशन, बट ऑलवेज पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड पोजीशन ऑफ पावर को अमेरिका और ट्रंप साहब कभी छोड़ते नहीं है। ही बेसिकली पुट प्रेशर, ही अटैक्स, builds the pressure and then negotiate on America's term or whatever is in the favor of America। और कुछ रेड लाइन तो उन्होंने बहुत क्लियर पहले से ही खींची हुई है, नॉट जस्ट दिस प्रेसिडेंट बट बहुत पहले की भी जो हमारी रिजीम्स थी, उन सब ने क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। ये हर बार अमेरिका की तरफ से कहा गया है एंड दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर इटसेल्फ। अब आप 40 दिन के वॉर के बाद व्हेन अमेरिका ऑलरेडी हैज सच अ ह्यूज अपर हैंड कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को काफी हद तक नुकसान पहुंचा गया है, सम रिपोर्ट्स सेइंग 70%, सम रिपोर्ट्स से 90% उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। साहब, आप जिस समय अमेरिका की स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं सर, देखिए उसी समय ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें। वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं ईरान नहीं झुका तो मेरे पास ट्रंप कार्ड है। ट्रंप कार्ड का वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर ईरान नहीं झुकता है तो मेरे पास ये ट्रंप कार्ड है। वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये अहम स्टेटमेंट। देखिए इसी बात का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी अपने सभी पैनलिस्ट से बात करते हुए कि अब ये बातचीत किस दिशा में जा रही है। एक तरफ आप टेबल पर बैठकर युद्ध रोकने पर, सीज फायर आगे कैसे, किन गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ेगा, किन पॉइंटर्स के साथ आगे बढ़ेगा, इस पर बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कि अगर युद्ध नहीं, अगर आप झुकते नहीं हैं तो फिर ट्रंप कार्ड है। अब वो ट्रंप कार्ड क्या है, मकोड़े साहब आप ही इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर, क्या है ये ट्रंप कार्ड? Trump card again is a military leverage. He is very clear right from the beginning that America has a huge military leverage. हम वहां पर क्या है मैडम, अभी जो टॉप लीडरशिप थी, रेडिकल फंडामेंटल लीडरशिप थी, वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है। जो सेकंड राउंड की जो लीडरशिप अभी है, सेकंड टियर की जो लीडरशिप है, उसमें काफी लोग बड़े मॉडरेट भी हैं एंड मेनी ऑफ देम हैव लर्न और they have done education in America and in Western countries. So those moderate voices are also going to come in front. तो वो एक backdoor channel, backdoor diplomacy मिलिट्री चल रही शब्द का जिक्र किया, सैन्य अभियान का ही जिक्र किया। हमारे साथ जो सभी मेहमान बने हुए हैं, मैं इस वक्त जाना चाहूंगी मेजर जनरल ए के सिवाच के पास। सर, ट्रंप कार्ड क्या है? ट्रंप कार्ड, ईरान नहीं झुकता है तो फिर मैं ट्रंप कार्ड यूज करूंगा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। देखो, ये एक समझना चाहिए मीनाक्षी, ट्रंप कार्ड तो मुझे यही समझ आता है कि ये एक साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन प्रेशर है और कुछ नहीं है। क्योंकि इस लड़ाई के अंदर ये कहना कि अमेरिका का पलड़ा भारी है शायद गलत होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो हुई थी वो सबने सोचा था कि ईरान इतनी जल्दी तक टिक नहीं पाएगा, स्पेशली जब आयतुल्लाह अल खमैनी और उसके साथ टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए तो यही सोचा गया था कि अमेरिका हावी होगा और इजराइल भी हावी होगा, ईरान ज्यादा दिन डटेगा नहीं। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दो बातें ईरान ने की थी। एक तो उसने जो मजैक डॉक्ट्रिन डिफेंस बनाया, जो बातचीत कर रहे हैं हम कि उसने आप सक्सेशन प्लान बना दिया, पूरे ईरान को डिसेंट्रलाइज कर दिया IRGC के नीचे 31 प्रोविंस में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके पास जमावड़ा जो है मिसाइल रॉकेट का, ड्रोन्स का, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा था, जितना हमने एस्टिमेट नहीं किया था। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान कोई कमजोर था। और ईरान को मिला क्या? ईरान 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हार्मुज बिल्कुल खुला हुआ था, आज स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है और वो किसके नीचे है? ईरान के नीचे। तो पूरे वर्ल्ड को मिला क्या है? वो इसका मतलब स्टेट ऑफ हार्मुज जो है आज, वो ईरान उसको निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं। ये विडंबना है। और आप बात कर रहे थे कि इस वार्ता में क्या पाया।
देखो सच्चाई है, इट्स अ गुड बिगिनिंग। आप ये समझें कि 1979 के बाद पहली बार कोई डायरेक्ट मीटिंग हुई अमेरिका के डेलीगेट्स और ईरान के डेलीगेट्स में। यह सोचना कि पहली मीटिंग में बहुत कुछ हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा सोचना चाहिए था। सीज फायर एक्सटेंड होगी ऐसा लगता है, दूसरा राउंड ऑफ टॉक होगा, मगर वो पाकिस्तान में नहीं होगा। उसकी वजह है कि इसके 3 प्लेयर हैं, इसके अंदर इजराइल भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। अगर इजराइल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता तो फिर आप कौन सा वार्तालाप की बात करो। मुझे लगता है ये कहीं और जगह होगी, पर यह सच्चाई है 3 जो स्टिकिंग पॉइंट है इसको ईरान को एग्री करना पड़ेगा आने वाले समय में। एक तो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसको खोलना पड़ेगा, वो एक प्रकार सिग्नेटरी है यूएन क्लॉज का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ फॉर सी। दूसरा जो इनरिच यूरेनियम है उसके बारे में उसको एक क्लियरिटी आनी पड़ेगी, वो नहीं बना सकता न्यूक्लियर वेपन। ये एक मुझे लगता है रेड लाइन अमेरिका की भी और इजराइल की भी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ साथ जो ब्लास्टिक मिसाइल है उनको कितना हद तक कम करना है। और एक बात जो स्टिकिंग अभी ईरान की तरफ से आ रही थी कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है इजराइल, वो लबनान जो है एक पार्ट ऑफ रीजन है। ठीक है, मैं सर इसमें और डिटेल में डिस्कशन करूंगी सर, इसमें और डिटेल में डिस्कशन करूंगी। रिएक्शन के लिए मुझे कमर आगा साहब के पास भी जाना है। सर इस वक्त की 3 बड़ी बातें हैं। पॉइंट 1, दोनों डेलीगेशन अपने अपने देश वापस लौट गए हैं। पॉइंट नंबर 2, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं वार्ता फेल हुई, ट्रंप कार्ड चला देंगे, ईरान अगर नहीं झुकता तो। सर यहां पर बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ईरान के पास अब खोने के लिए क्या बचा है। और जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ, जिस समय पहला हमला हुआ, उस वक्त भी ये सवाल थे कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के आगे अब कितने दिन टिक पाएगा। 40 दिन बीत चुके हैं सर, ईरान अभी भी अपनी जमीन पर खड़ा है। अमेरिका की ये भाषा कि ईरान नहीं झुकता, हम तोड़ देंगे, हम 6000 साल पुरानी सभ्यता मिटा देंगे, ये सिर्फ बातें हैं सर, या जमीन पर आप वाकई ईरान को नेगोशिएशन में अपने टर्म्स पर ला पाएंगे? देखिए ईरान में जो है मैं समझता हूं कि ये सब बातें हैं, और दूसरी बात ये है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है और कुछ नहीं। डराना धमकाना ये वार का एक अंग होता है, एक पार्ट होता है साइकोलॉजिकल, जिसका अभी जिक्र हो रहा था। दूसरी बात ये है कि हर चीज पे कंप्रोमाइज पॉसिबल है। बातचीत तो इनकी चल ही रही थी, उसी पीरियड में तो अटैक हुआ जी। और कई चीजों पे सहमति बन रही थी। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो मीडिएट कर रहे थे, दोनों के बीच में थे, वो बार बार उनका स्टेटमेंट है पूरा कि आगे बढ़ेगा मामला, काफी हद तक पहुंच गए हैं, सहमति बन गई है। लेकिन उसके तुरंत बाद इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया और सारी बातचीत रुक गई। तो बातचीत तो बहुत समय। दूसरी बात ये कि देखिए काफी लंबी बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में हुई। इन दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। अब ये लोग जाएंगे, अपने अपने देश वापस गए हैं, वहां पे जाके दोबारा से बातचीत होगी, नई डेट्स इसमें तय होगी। 2 मुद्दे हैं जिसकी वजह से शुरू से लग रहा था कि बातचीत, बल्कि एक मुद्दा है जिसपे ईरान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उसका मानना ये है कि लेबनान जो है वो इस वार्तालाप का या इस पीस प्रोसेस का, इस सीज फायर का पार्ट है। इजराइल का कहना यह है कि वो नहीं है। अमेरिका पहले राजी हो गया था, लेकिन फिर बाद में अमेरिका भी अब इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। ईरान जो है वो किसी भी शर्त में हिजबुल्लाह को अबेंडन नहीं कर सकता। ईरान और हिजबुल्लाह ये मिलके ये लड़ाई लड़ी है उन्हीं ने, और हिजबुल्लाह के अस्तित्व का सवाल हो जाएगा फिर उसके अलावा। तो इसलिए अमेरिका भी चाह रहा है कि किसी भी सूरत से थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि इजराइल के जो लक्ष्य हैं लेबनान के अंदर, यानी 25 किलोमीटर के अंदर वो अपना एक बफर जोन बनाना चाहता है, बॉर्डर से लेके लितानी रिवर तक, वो पूरा हो जाए, इसका वो वेट कर रहा है। मेरा समझ में आता है कि ये एक सोची समझी रणनीति की इस तहत हुआ। दूसरी बात ये कि नेक्स्ट राउंड भी पाकिस्तान में होगा, और ये सोच लेना कि पाकिस्तान में इजरायली डेलीगेशन नहीं आएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो बोर्ड ऑफ पीस के भी मेंबर हैं और वो इजराइल के साथ बातचीत कर रहे थे। एम्बेसडर गोयल, मैं आपका भी रिस्पॉन्ड चाहूंगी कमर आगा सर की बात पर। वो कह रहे हैं कि इजराइल के बिना बातचीत संभव नहीं। अग्रीड, समझ में आता है, तीसरा पक्ष जब तक वो टेबल पर नहीं आएगा कैसे बात होगी सर, लेकिन पाकिस्तान में कैसे संभव हो पाएगा ये? क्यों? पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर है, गाजा के अंदर नेगोशिएट करेगा। उसमें आती हूँ कमर आगा जी, आपके पास आती हूँ सर जी। एम्बेसडर गोयल नहीं, मैं जैसा कि मैं समझता हूं कि इजराइल का डेलीगेशन, खासतौर पर आपने ख्वाजा आसिफ साहब का रिमार्क देखा, फिर उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया।
इस तरह की बातचीत के बाद में, और खासतौर पर जो एटीट्यूड है दोनों का, उसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि इजराइल का डेलीगेशन किसी भी हालत में पाकिस्तान आएगा। और यही वजह मैं समझता हूं कि दूसरे राउंड की बातचीत जब भी होगी तो वेन्यू के बारे में दोबारा ठीक से विचार किया जाएगा, जहां पर कि ये पॉसिबल हो पाए। लेकिन होगा जरूर, ये बातचीत यहाँ पर एक फीसद बाद रुकने वाली नहीं है। जी ठीक है सर, लौटती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है। जो बातचीत चल रही है उसे लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। कुछ मुद्दों पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पर मतभेद बरकरार है। बघई साहब का ये स्टेटमेंट है, 2 से 3 अहम बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई और बिना समझौते के ये वार्ता खत्म हो गई। राष्ट्रीय हितों की रक्षा खुद करेगा ईरान। हॉर्मूज के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा है, लेकिन 2-3 मुद्दे ऐसे थे जिस पर कोई बातचीत या जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वार्ता आगे कामयाब नहीं हो पाई। असलम रिजवी जी, ईरान तो इस वक्त कह रहा है कि 2-3 बिंदु ऐसे थे जिस पर बात फंसी है। अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल सके सर, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पर नहीं हो पाई एक फ्रूटफुल बातचीत? देखिए, जो सबसे बड़ा मसला जहां से टॉक शुरू हुई थी वो यूरेनियम के मामले में था कि अमेरिका ये कह रहा था कि आप 60% भी नहीं कर सकते हैं, और ईरान इस बात पे अड़ा हुआ था कि IAEA को आप जब चाहिए हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए भेजिए, हमारे ऊपर ये अत्याचार न कीजिए। हमारा जो भी प्रोग्राम है वो इंगेजमेंट का वो शांति के लिए है, हमारे बिजली का जो एनर्जी है उसके लिए है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम 60% भी नहीं करने देंगे, आप इसमें बिल्कुल जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला था कि जो अमेरिका की तरफ से एक तरह से दादागिरी थी कि 60% के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। हमारे पैनल में बैठे हुए सब बड़े बड़े यहाँ पर जो लोग हैं वो जानते हैं कि ईरान ने कभी भी एटम बम बनाने के लिए नहीं कहा। अयतुल्ला खामनाई ने कई बार ये फतवा भी दिया कि हमारे यहाँ हमारे मजहब में एटम बम बनाना जायज नहीं है। अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और न कभी ईरान ने सोचा है। लेकिन उसको क्या है, ईरान को किसी न किसी बहाने से कमजोर करना है। जैसा कि ट्रम्प ने कहा कि हम जो है ईरान का तेल हमको चाहिए। ये कितनी बड़ी दादागिरी है या कितनी बड़ी बेहयाई है कि एक मुल्क ये कह रहा है कि हमको दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी चाहिए। तेल ईरान की प्रॉपर्टी है, अमेरिका के नहीं है। लेकिन इस बेहयाई से वहाँ का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमको सर, इजराइल जब बात करता है, इजराइल का एक बड़ा पॉइंट ये रहता है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, हुती को ईरान जो है ऑक्सीजन खाद पानी देता है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, और हम भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काम करें। ये इजराइल का एक पॉइंट हमेशा रहता है कि इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से आप उनको जो भी खाद पानी ऑक्सीजन देते हैं वो दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और इजराइल के लिए खतरा है। ये आप कह सकती हैं कि इजराइल के लिए खतरा है। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए खतरा हो सकता है, दुनिया के लिए खतरा नहीं है। हिजबुल्लाह को 33% के आसपास लोग वोट देते हैं इलेक्शन में। हिजबुल्लाह वहाँ के पार्लियामेंट में है, वहाँ की सरकार में है, लबनान की गवर्नमेंट में है। हिजबुल्लाह ने कभी भी खुद से कोई हमला नहीं किया है। हिजबुल्लाह की तारीख है, आप देख लेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमेशा हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने हमला किया। आपकी इसी बात पर मकोड़े साहब रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मकोड़े साहब, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी बोलिए सर। मैडम, अगर वहां से यहाँ के इनके सुप्रीम लीडर कई बार साल में डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करते हैं, और इनके जो प्रॉक्सी है हमास, हिजबुल्लाह, हुती और तमाम तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने देखा 7 अक्टूबर 2023 को कम से कम 1200 लोगों को मार गिराया और उसमें से 32 अमेरिकन सिटीजन थे। इसके बावजूद अगर अमेरिका एक्शन नहीं ले तो हमारे $1.1 ट्रिलियन की जो डिफेंस पे हम खर्चा करते हैं वो क्या डेकोरेशन के लिए खर्चा करते हैं कि डिफेंस के लिए खर्चा करते हैं? और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस बार आके बहुत क्लियर कर दिया था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही हैज चेंज द नेम टू डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, कि पूरी दुनिया समझ लें, पूरी दुनिया ने पर्टिकुलरली इस जैसे जो रोग रिजीम है
ईरान जैसे, और जिनको पीछे से बैकएंड से चाइना और रशिया का सपोर्ट मिलता है, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि किसी भी प्रकार की अगर आपने हिमाकत की और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो उनको अमेरिका की मिलिट्री की माइट देखनी होगी। और पिछले 40 दिनों में इन्होंने अमेरिका की मिलिट्री की माइट देखी है और इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को 90% तक नुकसान हुआ है। सो अमेरिका हैज अ फुल लिवरेज, फुल अपर हैंड, और वो अमेरिका ने दिखा भी दिया मैडम। 4-5 दिन पहले जब हमारे दो जो प्रमित मकोड़े साहब, आप जिस समय आप इन सब बिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, उसी समय दुनिया के सामने वो तस्वीर भी है ईरान जिस तरह से अपनी पोजीशनिंग पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी के सामने। क्योंकि गालिबाफ साहब जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, जिस समय वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने प्लेन में सीट्स पर उन बच्चों की तस्वीरें रखी जो अमेरिका के हमले में मारे गए। ब्लड स्टेन शूज रखे, बैग्स रखे, और उन बच्चे, नन्हे बच्चों की तस्वीरें थी, और ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। ये इसको आप एक ऐसा कदम मान लीजिए कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, एक स्कूल पर जब हमला किया गया, वहां पर 160 बच्चे थे। ये वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है मैडम, अगर आप वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है, और ये दुनिया ने देखा है। मैडम, ये जो बच्चे जो आहत हुए या बच्चों की जो मौतें हुई, उसमें अमेरिका में भी बड़ा प्रतिरोध है और अमेरिका में भी बड़ा उसका विरोध है उस बात का। और अमेरिकन जनरल पब्लिक ऑफ अमेरिका वाज वेरी मच डीपली पेन्ड बिकॉज ऑफ दैट। पर मैडम, इनका छद्म और छलावा ऐसा रहता है कि जब ये मिलिट्रीली हमारे से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं तो ये मदरसा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनके बेसमेंट में इनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चलते हैं, और वहां पर अगर इस तरह से आप उनका यूज करोगे तो कभी न कभी अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं युद्ध में, और हम लोगों को उसका डेफिनेटली अमेरिका इज वेरी मच पेन्ड बिकॉज ऑफ दैट। मुझे इसका जवाब देना है। जवाबदारी इनके मिलिट्री पे जवाबदारी होती है। ठीक है, और दूसरा, रिजवी साहब इस पर जवाब दीजिए, बताइए, बोलिए। मुझे इसका जवाब देना है कि ये जो जंग हुई, पहले ही दिन जो जंग का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसी दिन मीनार पे हमला हुआ है। और ये जो कहना, ये तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब वहां पर मिलिट्री के लोग थे इसलिए हमने और देखिए, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ जिस तस्वीर का मैंने जिक्र किया, एक सेकंड, वन बाय वन मैं जिक्र करना चाहती हूँ उस तस्वीर का जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि प्लेन में गालिबाफ साहब ने उन बच्चों की तस्वीरें लगाई जो उस हमले में मारे गए, जिस स्कूल पर हमला हुआ था। और मेरे ख्याल से 28 तारीख को जब हमला हुआ, उसके पहले या दूसरे दिन ही ये घटना घट गई थी। ये अपने आप में बातचीत की टेबल पर जाने से पहले एक बड़ा ग्लोबल मैसेज था ईरान की तरफ से, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि मैसेज नहीं था, ये मैसेज ये था कि इनको बातचीत नहीं करनी है। दे आर क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। मैडम, आप अगर बातचीत करने जा रहे हैं, सीज फायर के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, युद्ध विराम के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म समझौता करने जा रहे हैं, और आप पूरी दुनिया को इस तरह के पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो यू आर स्टार्टिंग विद अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट यू आर रिजवी साहब, ये क्या हॉस्टाइल एक्ट है? ये आरोप है जो ट्रंप सपोर्टर प्रमित मकोड़े जी हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं उनका। मुझसे पूछ रही हैं मैडम? जी, रिजवी साहब आपसे सवाल है। हाँ, मुझसे आप बात कर रही हैं मैडम? जी सर, आपसे सवाल है। जी असलम साहब, आपसे सवाल है। रिजवी साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या अभी आपकी आवाज आई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आप, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि साहब वहां पर फौजी लोग थे इसलिए हमला कर दिया, ये लॉजिक कितनी गलत है कि अगर कहीं पर 2-4 फौजी हों भी तो स्कूल पे आप हमला करके बच्चों को मार देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 23,000 बच्चों को हमास के नाम पर गाजा में कत्ल कर दिया गया, और बेशर्मी से, बेहयाई से और जुल्म के साथ। ये लॉजिक बहरहाल इंसानी नहीं है। ये लोग ह्यूमन राइट्स के आपने 25,000 है, लेकिन ये बच्चों को जो मारते हैं और मजलूमों को भी मारते हैं। 25,000 से ज्यादा आपके सिटीजन को एक सप्ताह के अंदर खत्म कर दिया क्योंकि वो आपके रजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई इसका वो 25,000 से ज्यादा 1,000 बार उसका बिल्कुल गलत है। उसमें बच्चों को नहीं मारा गया। अगर अमेरिका में कई ईरानी रहते हैं जिनके रिश्तेदार वहां पर है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। ये केवल अमेरिकन सेना नहीं बोल रही है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ईरानी एक्सपर्ट्स आर वर्किंग इन अमेरिका। ईरानी रिसर्चर, किसी बच्चों को नहीं मारा गया है। 5 साल के बच्चों को नहीं मारा ईरान ने। जो मारे गए हैं वो 25,000 नहीं है, और वो जिन्होंने पेट्रोल पंप पे हमला किया है, ईरान में 20 पेट्रोल पंप जलाए गए हैं। ईरानी लोग अमेरिका में हैं। प्रोफेसर रिजवी, एक सेकंड प्रोफेसर रिजवी, लेकिन सर ये भी तो फैक्ट है कि हमले से पहले जो प्रोटेस्ट चल रहे थे जनवरी-फरवरी के महीने में ईरान में, सर उसमें भी 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1000 के आसपास है।
लेकिन आप ये देखिए कि कितने पेट्रोल पंप जलाए गए, कितनी मस्जिदें जलाई गई, कितने इमाम बारगाह वहां जलाए गए, कितने लोगों को मारा गया है। ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही। किसी मुल्क में भी अगर इस तरह के उपद्रवी होंगे तो वहां पर यही काम होगा जो ईरान ने किया है। मैं इस वक्त सीधे पाकिस्तान का रुख करूंगी, आ रही हूँ प्रमित मुखर्जी जी, मैं आपको आगे रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगी। एक बार पाकिस्तान का रुख भी कर लेते हैं, वहां से नोआम अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अशफाक साहब, आप थोड़ी देर पहले डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उस समय उठा इस चर्चा में, जिसमें एम्बेसडर गोयल ने भी अग्री किया और कमर आगा साहब हमारे साथ हैं, उनका भी ये मानना था और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इजराइल बातचीत की टेबल में आएगा और बहुत संभव है कि पाकिस्तान में ये बातचीत होगी। सर, इजराइल को लेकर पाकिस्तान जिस तरह की स्टेटमेंट देता है, डिप्लोमेटिक कोई आपके रिश्ते हैं नहीं, इजराइल को आप लोग कंसिडर ही नहीं करते, उसके अस्तित्व को आप लोग नहीं मानते, लेकिन इन सबके बीच हमारे ही पैनल पर दो गेस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बातचीत होगी और इजराइल बातचीत की टेबल पर आएगा और पाकिस्तान में आएगा बहुत संभव है। अशफाक साहब, आपसे ये सवाल था सर। नोआम अशफाक जी, आपको आवाज आ रही है सर? आई थिंक शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, हम इस पर फिर बात करते हैं। एम्बेसडर गोयल, ईरान की जो स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं, जब मैंने इस प्लेन में जो बच्चों की तस्वीरें रखी थी उसका जिक्र किया था, एक और पॉइंट सर मैं उठाना चाहती हूँ। बीते 3-4 दिन पहले की बात है, गोल्डन टेम्पल में ईरान के प्रतिनिधि जाते हैं, ईरान के नेता, और वहां पर जाकर जो सिख कम्युनिटी के चीफ हैं वहां पर एसजीपीसी के, उनको वो कार्ड भी सौंपते हैं, इनवाइट सौंपते हैं बाकायदा। इनवाइट किस बात का? कि जो शहादत हुई है, खामेनेई साहब की शहादत शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिख धर्म में भी शहादत को जिस नज़र से देखा जाता है उसकी एक अलग रिस्पेक्ट है वहां पर। तो शहादत शब्द का प्रयोग करते हुए कि 40 दिन उनकी शहादत को हो गए हैं और इसके आयोजन जो हम कर रहे हैं उसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं। तो ईरान कहीं ना कहीं ग्लोबल डायस पर भी ये इस प्रयास में है कि खामेनेई बेशक नहीं रहे, लेकिन वो जिंदा रहे एक विचार के रूप में, उनकी शहादत को हम दुनिया में हर कोने में जाकर बताएंगे। तो ये ग्लोबल मैसेजिंग जो सर ईरान की तरफ से हो रही है, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें अमेरिका पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है ईरान का? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान जो अयतुल्लाह खमेनी की डेथ हुई, डिकैपिटेशन बोलते हैं उसको हम लोग, जिस तरह एक बड़े स्केल पर ईरान की लीडरशिप को खत्म किया गया, ईरान में कहते हैं कि कत्ल किया गया उनको। तो ये जो हुआ है, जो एपिसोड, जाहिर सी बात है कि ईरान उसको अपने क्या लफ्ज इस्तेमाल करें कि एज ए लीवरेज की उसके साथ में क्या हुआ है, एज एन एडवांटेज पॉइंट इस्तेमाल करेगा। तो जब वो गोल्डन टेम्पल में गए और एसजीपीसी के हेड को इन्विटेशन दिया, तो एक तरह से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के तौर पर वो उनको हक पर उन्होंने किया। अब एसजीपीसी के हेड उसको स्वीकार करें या नहीं चाहें, वो बात अलग है। तो मैं इस नजर से देखूंगा कि ईरान इसको एक अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा, डेफिनेटली अपना कद बढ़ाने के लिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इसका जो असर लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। लोगों की मेमोरीज काफी शॉर्ट होती हैं, हो सकता है 1-2 साल तक ये जख्म हरा रहे, लेकिन धीरे धीरे जख्म भरने शुरू हो जाते हैं जी। तो जब तक पॉसिबल है ईरान इस्तेमाल करेगा। ईरान के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत और जो होगी वो होगी उसके लिए कि जो रीजनल सिक्योरिटी है, गल्फ की कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ओमान को वो अपने साथ में लाना चाह रहा है, उसका क्या रवैया रहेगा। गल्फ और ईरान के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं और वो ईरान के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये दिक्कत है। ये एक तो वो गल्फ और दूसरा उनका एक सिक्योरिटी वाली बात, जो अमेरिका से चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाए कि आगे जंग नहीं होगी, इसकी गारंटी दी जाए। और इन सब के बीच से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो अब भारत में भी अगर बैठे हैं तो इस समय चिंता सबकी यही है कि अगर युद्ध अगले और कुछ दिन नहीं रुकता तो ऐसे में जो सबकी शंका है कि चाहे वो एलपीजी का मसला है, सिलेंडर्स का मसला है, महंगाई ना बढ़ जाए, इसको लेकर क्या रहेगी परिस्थिति, देश इस पर भी गंभीरता से सोच रहा है। लेकिन एक बार फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट बता देती हूँ। वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सख्त लहजे में कहा है कि हॉर्मुज़ में घेराबंदी की धमकी वो दे रहे हैं, और ट्रंप ने नौसेना घेराबंदी की धमकी भी वहां पर दी है। स्टोन एज में
में भेजने वाला आर्टिकल, पाषाण युग में भेजने वाला आर्टिकल उन्होंने शेयर किया। और इस आर्टिकल में ट्रंप के हवाले से लिखा गया है कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना पूरा नियंत्रण कर लेगी, समुद्री ब्लॉकेट करके ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो देखिए, हॉर्मुज को लेकर जो मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर उठा रही थी कि भारत में भी इस वक्त ये चिंता है, और न सिर्फ भारत में बल्कि जो बाकी भी देश है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो आर्थिक नब्ज है वो हॉर्मुज में बसी है सप्लाईज के लिए, और इस समय वहीं पर सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो लगा हुआ है। मेजर जनरल सिवाज सर, आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? ट्रंप साहब का ये कहना है कि अमेरिका की नेवी पूरा कंट्रोल कर लेगी। 40 दिन तो सर युद्ध को हो गए हैं ऑलरेडी। क्या मतलब है ट्रंप साहब के स्टेटमेंट का? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि अगर इस लड़ाई में फर्क क्या आया है, फर्क यही आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक ओपन था 28 फरवरी से पहले, आज उसको ब्लॉक कर दिया ईरान ने। और ये सच्चाई है, 160 के करीब शिप्स जाती थी हर रोज, और आज करीब के 5 से 10 शिप जा रही। 20% वर्ल्ड का ऑयल, 35% LNG, और उसके बाद सल्फर, हेलियम, जो स्पेशली साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग कोरिया और आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसका तेल यहाँ से जाता था। ये सब ब्लॉक हो गया है, और ये लगता है कि इसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। और अभी नहीं, ये जो सऊदी अरेबिया में ईस्ट टू वेस्ट एक पाइपलाइन बनाई है, वो ले जाते हैं मेडिटेरियन से। अगर बब अल मदब को होती रिबल बंद कर देते हैं, वो भी क्लोज हो जाएगा। तो ये सच्चाई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान अपने कब्जे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ओपन सी है। ये यूएन क्लोज का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ फॉर सी, जो 1982 में बनाया गया था, और ईरान ने उसी साल साइन किया, उसने रेटिफाई नहीं किया। हाँ, बातचीत होनी चाहिए, मगर इस चीज को देखना है ईरान ने भी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ही देश के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। अगर आपने वहां पर मायने बिछा दी हैं और अभी आप मान नहीं रहे, टोल ले रहे हो, तो मुझे लगता है ये विडंबना है, और ये वर्ल्ड नहीं मानेगा, और अमेरिका इसको नहीं मानेगा। अगर अमेरिका इसको मान जाएगा तो ये तो एक प्रकार से डिफीट मानने वाली बात है। और ये ईरान को समझना चाहिए कि जो गुडविल उसने प्राप्त किया पूरे वर्ल्ड का, कई जगह जो सिंपैथी ले रहे हैं, 160 के करीब बच्चे मारे गए, आज वो लूज कर देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वो तो उनके अगेंस्ट हो ही गई है। वर्ल्ड का ओपिनियन आपके साथ है, मगर आप ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल सी है, सी वाटर है, वहां से सी चैनल चलते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और ये एक बड़ी रेड लाइन है ये अमेरिका की। बड़ा पॉइंट है। मैं चाहती हूँ आप सिवाज साहब की, मेजर जनरल सिवाज ने जो बात यहाँ की है उस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करिए। सर, अमेरिका भी लगातार ये कह रहा है ना कि ब्लैकमेल कर रहे हैं आप पूरी दुनिया को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर्स है सर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है वो, आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। 160 जहाज वहां से गुजरते हैं, दुनिया भर में तेल गैस की सप्लाई होती है, और ऐसे में उसको ब्लॉक कर देना, अगर आप जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, तो सर ये भी मानिए कि दुनिया भर में बहुत से बच्चे हैं जिनके घरों में खाना पकना है, उनके घरों में सिलेंडर सप्लाईज जानी है, लेकिन ये जो एक्ट हो रहा है ईरान की तरफ से, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो रही है। क्यों ईरान ब्लैकमेल कर रहा है? प्रोफेसर रिजवी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सारे ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं, और ईरान के पास सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड है, और वो हुर्मुज है। ईरान इस बात को जानता है कि हम इसके जरिए से अमेरिका की जो दादागिरी है उसको जो है कमजोर कर सकते हैं। ईरान जानता है कि हुर्मुज का वो एरिया जिसको उसने कंट्रोल कर रखा है, वो यूएनओ के कानून के हिसाब से उसको आज़ाद करना चाहिए, लेकिन ये उसकी एक हिकमत अमली है कि वो इसके जरिए से ट्रम्प को झुका सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वार्ता होगी, जब बातचीत होगी, लेकिन कहाँ झुका पा रहे हैं सर प्रोफेसर रिजवी? लेकिन कहाँ झुका पा रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं झुकता तो फिर हम और जो है बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलेंगे यहाँ पर। देखिए, ईरान के खिलाफ जितनी भी धमकियां अमेरिका ने दी है कि सभ्यता खत्म कर देंगे और पाषाण युद्ध में इनको लेके जाएंगे, इससे दुनिया तो जरूर डरी, लेकिन ईरान वाले इससे नहीं डरे। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं। जब अमेरिका ने ये कहा था कि हम ईरान के पुलों पे और रेलवे लाइन पे और बिजली घरों पे हमला करेंगे, तो आपने देखा था कि वहां पे हजारों ईरानी उन जगहों पर जाकर बैठ गए थे जहां पर हमला करने के लिए अमेरिका ने कहा था। लौटती हूं सर आपके पास। नोआम अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, सेकंड राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्या कोई खबर निकल कर आ रही है?
देखिए, इस हवाले से ईरान की जानब से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, अमेरिका की जानब से भी, लेकिन एक इशारा जरूर दिया है जेडी वेंस ने। उन्होंने कहा है कि सब्सटेंशियल मैटर डिस्कस हुआ है और मैं इन टच था डजन ऑफ टाइम। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, सेक्रेटरी रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट एग्जिट से। तो उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका अब लचक का मुजाहरा करेगा। ईरानी साइड तो ये कह रही थी कि अमेरिका जो है लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा था, वो डायलॉग से भागना जा रहा था। लेकिन आप देखिए कि जब जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ गाइडलाइंस दें, मेरे पास जो बेस्ट है मैं वही ऑफर करूंगा। अब उन्होंने ईरानियन साइड को 1-on-1 सुन लिया है। अराउंड 9 आवर्स जो है वो सरीना होटल रहे हैं और ईरानियन साइड के साथ बात की है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक जो है वो जरूर होगा, जरूर होगा। ये शटल डिप्लोमेसी के जरिए हो या किसी थर्ड पार्टी के जरिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन दुनिया की निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई उसके आउटकम्स क्या हैं, उसके टेकअवेज क्या हैं और उससे आगे क्या बेनिफिट हो सकता है युद्ध रोकने के हालातों को लेकर। लेकिन जिस तरह के बयान दोनों तरफ से इस वक्त आ रहे हैं वो किसी और परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रही हूँ। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।